नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी जीके के अंतर्गत आज हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे। पूरा वीडियो और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, ध्वनि को जो मापने की इकाई होती है इसे डेसिबल कहा जाता है और इसे इंडिकेट करते हैं स्मॉल डी और बी से। तो आपको बता दें, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सबसे कम है 80 डेसिबल, तो यही हमारा सही जवाब बनेगा। हालांकि मानव के जो कान होते हैं वो 55 से लेकर 60 डेसिबल तक बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। इससे अधिक जब ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है तो उसे हम शोर की संज्ञा दे सकते हैं। हालांकि जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है उसने ये कहा है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पर दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल से अधिक जो शोर है वो नहीं होना चाहिए, इसे शोर की संज्ञा दी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो मनुष्य के कान होते हैं वो 55 से 60 डीबी तक के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और सामान्य तरीके से जो हम बातचीत करते हैं तो उसमें जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है। और औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल की सीमा लगाई गई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध। अच्छा, ये बताइए कि बुध ग्रह का कोई अपना सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा है या नहीं है? तो इसका जवाब है कि बुध का अपना कोई भी चंद्रमा, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? जैसे जो आपका तापक्रम होता है वो 3 पैमाने पर अक्सर मापा जाता है। एक तो डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा होता है डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा कभी कभी डिग्री केल्विन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तापमान होता है डिग्री सेंटीग्रेड में वो आपको बताना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में जो आप जानते हैं आपको बिल्कुल हटा दिया जाता है बचपन से ही कि ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस के बारे में तो ये तापमान होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलें तो हम क्या करेंगे, 37 में आप 273 को ऐड कर देंगे, ये बनेगा 310 और 310 डिग्री केल्विन। तो केल्विन में तापमान होगा मानव शरीर का 310 डिग्री केल्विन, सेंटीग्रेड में होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तीनों याद रखना आप। और सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे बदलते हैं, तो सेंटीग्रेड में जितना ताप हो या सेंटीग्रेड में जो भी माप हो उसमें 273 ऐड कर देंगे तो आपको डिग्री केल्विन का जो मान होगा वो पता चल जाता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आकाश का रंग जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, जब सूर्य की रोशनी सूर्य से लेकर धरती तक पहुंचती है तो बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो वायुमंडल में रहते हैं, उससे जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन होता रहता है और यही वजह होती है कि हमें आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देने लगता है। तो इसमें सही विकल्प बनेगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा की कितनी लगभग मात्रा होती है ये बताना है आपको। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% के बीच में रहता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ये बताइए कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? अगर आप पीएच स्केल को देखेंगे तो जो 7 यहाँ पर होता है, यानी कि अगर कोई भी ऐसा तरल है, कोई लिक्विड है जिसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, वो 7 है, तो उसे कहेंगे आप न्यूट्रल। ये जो मतलब द्रव है वो न्यूट्रल है। अगर 7 से कम होता है तो ये एसिडिक माना जाएगा, एसिडिक, और 7 से अधिक होने पर ये बेसिक हो जाता है। ठीक है, हिंदी में कहें तो ये अम्लीय माना जाएगा, 7 से कम है, और अगर 7 से अधिक है तो इसे भास्मिक कहा जाता है। भास्मिक, हिंदी डिफिकल्ट है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है, बेसिक की हिंदी भास्मिक होती है। तो 7 पर न्यूट्रल है, 7 से कम पर अम्लीय एसिडिक, और 7 से अधिक पर क्या होता है, भास्मिक या बेसिक हो जाता है। और जो मानव का रक्त होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7.4। तो ऑप्शन सी। अब ये बताओ कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच
वो क्या कहोगे आप, मतलब इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया गया तो जवाब आपका क्या बनेगा। तो देखो इसको कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसे कहोगे आप पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जरूर याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। जब निमोनिया हो जाता है तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो सही जवाब इसका आप जानते हैं, सही जवाब इसका बनता है फेफड़े जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। लोहे की एक कील, छोटी सी कील पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज जो होता है वो पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों ये सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने कहा था कि अगर कोई मतलब कोई भी पिंड है उसे आप पानी पर रख देंगे तो उस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होगा, जैसे मान लेते हैं ये जल की सतह हो गई, यहाँ पर आप कोई भी चीज रख देते हो, लाइक एज एक जहाज है, यहाँ पर एक जहाज हो गया यहाँ पे, तो इसके द्वारा हटाया ये नीचे का जो क्षेत्रफल होगा, इसके द्वारा जो जितना जल हटाया जाएगा उतना ही बल इस पे लगता है उत्प्लावन बल के रूप में। यही वजह होती है कि जो जल का क्षेत्रफल होता है नीचे का वो काफी अधिक होने की वजह से क्या होता है, वो उत्प्लावन बल काफी अधिक लगता है, जिसकी वजह से जो जहाज है वो तैरता रहता है, जबकि छोटी सी कील जो होती है वो पानी में डूब जाती है। यह सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति देता है। अगर आपको लग रहा है कि आप थके हुए हैं, आप में एनर्जी की कमी हो गई है, तो आप क्या खाएंगे। आप प्रोटीन लेंगे, मक्खन लेंगे, विटामिन लेंगे, या फिर ग्लूकोज लेंगे। सही जवाब बनेगा इसका ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो तुरंत जो है शरीर में घुल जाता है, और ग्लूकोज क्या होता है, एक सरल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एक सरल हाइड्रोकार्बन है और शीघ्रता से विखंडित होता है, टूट जाता है, जिससे तुरंत ही ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, और इसमें क्या होता है कि लगभग 38 ATP ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कैसे नापते हैं, ATP से नापते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर जो डायमंड होता है, आप जानते हैं कि डायमंड में सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत होता है। ग्रेफाइट भी लगभग कार्बन ही होता है, कोयले में तो कार्बन पाया जाता है, यानी कि इन तीनों में कार्बन तो होता ही है। तो सही जवाब बनेगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा होता है। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इंसुलिन। तो ऑक्सीजन तो कोई हार्मोन ही नहीं है, बाकी सब हार्मोन में एस्ट्रोजन जो होता है ये स्त्रीलिंग हार्मोन के अंतर्गत आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एस्ट्रोजन होता है ये ग्राफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है, और स्त्रियों में जो सुलभ लक्षण होते हैं स्त्रीत्व के, उसका जो कारण होता है वो यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BCG टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। जो BCG का टीका होता है वो किसके विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। तो सही जवाब बनेगा इसका TB यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, एक सवाल और भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो TB रोग होता है इसका कारण बैक्टीरिया होते हैं या फिर वायरस होता है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो देखो इसका जो कारण होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, ये भी आप याद रखना। और TB क्या है, ये एक संक्रामक रोग होता है, और इसकी वजह क्या है, एक बैक्टीरिया, नाम इसका क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की खोज कब की गई थी। तो सही जवाब बनता है इसका प्रिस्टले ने की थी। कब की थी, 1772 में की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रिस्टले के साथ थे सिरले, प्रिस्टले और सिरले ने मिलकर 1772 में ऑक्सीजन की खोज की थी। एक बात और भी याद रखना, एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्या बनता है कि जो कृत्रिम श्वसन होता है, आपने देखा होगा कि जब लोग सांस नहीं ले पाते हैं ठीक से, तो उनके लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है वो प्रयोग में लाया जाता है। तो सवाल ये बनता है कि क्या उसमें शुद्ध ऑक्सीजन होती है। नहीं, उसमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें हीलियम मिलाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम का वो मिश्रण होता है, और इसे ही कृत्रिम श्वसन में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जरूर याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं दिया जा सकता, उसमें हीलियम की मात्रा रहती है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या परिवर्तन होगा, घटेगा या बढ़ेगा, डिपेंड ऑन। सही जवाब बनता है इसका बढ़ जाता है। तो एक सवाल अभी हाल ही में पूछा गया था, जैसा कि आपने देखा होगा, जो लोग अभी RO 2016 की परीक्षा में शामिल हुए थे, उसमें यह पूछा गया था कि जंग लगने का कारण क्या होता है।
मतलब ऑक्सीजन चाहिए या फिर ऑक्सीजन और नमी चाहिए, तो ऐसे ही था। तो सही जवाब बनता है ऑक्सीजन के साथ नमी की बहुत जरूरत पड़ती है जंग लगने के लिए। और उसके बाद क्या होता है, फेरस ऑक्साइड बनता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। और ये लोहे पर क्या होता है, लोहे की सतह पर जाकर चिपक जाता है और इसी से इसका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। फेरस ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं वो ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अग्नाशय या फिर अधिवृक्क। तो इसका सही जवाब बनता है अग्नाशय। याद रखना यही एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो सही जवाब बनेगा इसका 1 जूल प्रति कूलम्ब, 1 जूल प्रति कूलम्ब, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर जो हार्मोन्स को स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उस पर यही ग्रंथि जो है कंट्रोल करती है, इसलिए इसको जो है मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड। और ये कहाँ पर स्थित होती है, तो ये मस्तिष्क के नीचे रहती है। एक्चुअली में जो हमारा जो जबड़ा होता है और जो ब्रेन होता है उसके बीच में जो थोड़ी जगह होती है वहीं पर ये जो है रहता है। तो एक तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये हो गया ब्रेन, आप देख रहे हैं, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर। तो मस्तिष्क हो गया, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये जो पोजीशन है आप देख ही रहे हैं कि कहाँ पर है, यानी कि ब्रेन के नीचे। और जो हमारा जबड़ा होता है उसका जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर यहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। और हाइपोथैलेमस भी इसी के जस्ट एबव है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है। और ये बाकी संरचना किसकी है, ये ब्रेन की है। तो ये सारी बातें आप याद रखना। और हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है ये क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर हेलमिंथ है। तो सही जवाब क्या बनेगा यहाँ पर, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, यह एक वायरस होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, यकृत को यह प्रभावित करता है और यकृत से क्या होता है कि जो पित्त है उसका स्राव अधिक होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में पीलिया नामक रोग हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी क्या है, एक वायरस है, ठीक है। कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक, बिजली का कुचालक है, बिजली नहीं चलती है इसमें लेकिन ताप इसमें मूव कर सकता है और ये बनता है अभ्रक। तो एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये जरूर याद रखना आप कि अभ्रक बिजली का कुचालक लेकिन ताप का सुचालक माना जाता है, ठीक है। और अभ्रक का जो मुख्य अयस्क है वो पिगमाइट होता है, ये भी आप याद रखना। अधिकांश जो कीट होते हैं वो किस प्रकार श्वसन करते हैं, त्वचा द्वारा, गलफड़े द्वारा, फेफड़े द्वारा या फिर ट्रेकिया प्रणाली से। तो देखो जो कीट होते हैं अधिकांश उनमें जो है फेफड़ा तो होता ही नहीं है, और जब फेफड़ा नहीं होगा तो गलफड़े का कोई काम ही नहीं। गलफड़े के द्वारा श्वसन कौन करता है, ये मत्स्य वर्ग करता है, यानी कि मछलियां वगैरह करती हैं। तो त्वचा के द्वारा कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर ट्रेकिया प्रणाली दिया गया है तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन डी, ट्रेकिया प्रणाली। इसमें क्या होता है ट्रेकिया प्रणाली में, देखो यहाँ पर जो कीड़े होते हैं, जो कीट होते हैं उसमें फेफड़े नहीं होते हैं, तो इनके स्थान पर गैसों के आदान प्रदान के लिए देह गुहा के रक्त में तैरती हुई श्वास नलिकाएं होती हैं जिन्हें ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया कीट विकास के समय देह भित्ति के अंदर धंस जाने से बनते हैं और ये जो उनकी त्वचा होती है उसी पर ये थोड़ा सा उभरे रहते हैं और इसका एक सिरा बंद होता है, दूसरा खुला रहता है देह भित्ति पर, जिससे ये सांस को लेते हैं। और ये जो खुले हुए श्वसन छिद्र होते हैं उसको स्टिग्मेटा कहते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको कहते हैं ट्रेकिया सिस्टम, ट्रेकिया प्रणाली। और अधिकांश कीट जो होते हैं वो ट्रेकिया प्रणाली से ही श्वसन करते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी हो गई, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, कोई बात नहीं। और ये विषुवत रेखा है यानी कि इक्वेटर, तो ये इक्वेटर हो गया। और अगर हम इसको आप 3D में देखोगे तो पृथ्वी का एक केंद्र भी होगा कहीं पर, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि केंद्र पर जो जी का मान होता है वो नियर अबाउट 0 होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ध्रुवों पर बढ़ेंगे जी का जो मान होता है वो क्रमशः स्लाइटली बढ़ता जाता है। और जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा,
तो वो भी मतलब इस रेखा पर भी जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका मान अधिकतम होता है, लेकिन केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार सबसे न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा। तो सही जवाब बनेगा इसका पृथ्वी के केंद्र पर। बाकी तीनों पर जो भार होगा वो अपने अधिकतम रूप में होगा। तो ये बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन से परिचित नहीं होंगे। अगर आप जानते हैं तो फटाफट कमेंट कर दीजिए पहले से ही कि रेडियोधर्मिता कैसे मापी जाती है, यानी कि रेडियोधर्मिता को मापने का जो मापक होता है उसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर, कैलोरीमीटर, पोलरीमीटर या फिर गीगर मूलर काउंटर। तो इसे कहते हैं गीगर मूलर काउंटर। अच्छा, रेडियोधर्मिता जो होती है यानी जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनकी खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। सही जवाब बनता है हेनरी बेकुरल। ठीक है, रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं उनकी खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग फैट को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे हृदय के लिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और देखा जाए तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त। तो जो कोलेस्ट्रॉल हमें प्राप्त होता है यानी कि जो वसा हमें प्राप्त होती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये वसा के प्रकार होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा होती है। ठीक है, तो जो संतृप्त वसा होती है वो हमें जो पशुओं से मिले उत्पाद होते हैं, लाइक जो लोग मांस खाते हैं या फिर दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं, और जब आप पेस्ट्री वगैरह खाते हैं, पेस्ट्री आप जानते हैं ना, बहुत खाते हैं लोग, तो इन चीजों में क्या होता है, इसमें सैचुरेटेड फैट होता है, संतृप्त वसा होती है। और इससे क्या होता है, इससे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है और ये बॉडी के लिए बहुत अधिक नुकसान करता है। जबकि जो फल और सब्जियों से हमें प्राप्त होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो हमको ज़्यादातर जो है जो कोलेस्ट्रॉल है यानी कि जो वसा है, अगर वो हमें प्राप्त होगी फल और सब्जियों से तो उससे जो कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा यानी कि हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। वहीं पर अगर हम जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उसको यूज करेंगे, मांस हो, दूध हो, पेस्ट्री हो या जो कुछ भी हो जो बाई प्रोडक्ट होता है बाई एनिमल, तो उससे क्या होता है कि सैचुरेटेड फैट की मात्रा बॉडी में जाती है और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है बढ़ जाता है और इसका डायरेक्टली असर क्या आपके हार्ट पर पड़ता है। तो कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, यकृत। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यकृत। मनुष्य में यूरिया कहां पर बनता है? मनुष्य में यूरिया कहां पर बनता है? तो देखो जो फैट होता है ना, फैट ये कहां पर होता है? तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय कहते हैं मेटाबॉलिज्म को, ये यकृत करता है। तो जो यूरिया बनता है वो यकृत में ही बनता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और याद रखना कि यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और यह प्रोटीन के उपापचय में भाग लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बना देती है? कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बना देती है? तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप चूना पानी में डालेंगे तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सबसे अच्छे प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने काफी एंजॉय किया होगा। बहुत सारे नए फैक्ट आपको पता चले होंगे और डेफिनेटली रोज दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये वीडियो जो होते हैं वो अपलोड होते हैं और आप लोग तुरंत ही इस वीडियो को देख लिया करें। जिसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और 10-15 मिनट देखकर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकें ताकि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सके। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।